हेलो क्लास। आज आप लोगों को क्लास 11 में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके आगे के टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर था उनमें आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा था, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ा था। आपको मैंने सिखाया था कि मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा मिक्सचर जो होते थे वो दो टाइप के होते थे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। इन सारी कहानियों को पढ़ने के बाद हम लोग जब आगे आए तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन वर्ड पढ़ा, उसमें मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और ये सारी चीजें। आज की क्लास में एक थोड़ा सा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये जनरली 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और है आसान सा टॉपिक। तो आपको 1 नंबर में कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है या तो फिर 3 नंबर में न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है। आज के टॉपिक को जो नाम है बेसिकली इसे हम जानते हैं किस नाम से, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो डिफिनेशन समझेंगे और डिफिनेशन समझने के बाद हम लोग एक काम करेंगे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तुमसे कोई पूछता है कि बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी डिफाइंड एज या इट कैन बी डिफाइंड एज दोज फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज दोज फॉर्मूला विच टेल्स अबाउट, जो क्या होता है मेरा बच्चा, बताता है, विच टेल्स अबाउट, ये जो होता है ये बताता है, क्या चीज बताता है, the simplest ratio tells about the simplest ratio of the atom, the simplest ratio of the atoms or elements कौन, प्रेजेंट, जो कि क्या है, प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो फॉर्मूला जो मेंशन करे, ऐसे फॉर्मूले को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी जब एग्जांपल से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी मैं केवल आपके सामने डिफिनेशन को ही प्रेजेंट किया हूं। जबकि आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग से वैसे ही करोगे। आप कहोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी डिफाइंड एज दोज फॉर्मूला, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूले को बोलते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज दोज फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है विच टेल, जो बताता है, विच टेल्स, जो बताता है क्या, अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms present in the compound। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो कंपाउंड में टोटल कितने एटम प्रेजेंट हैं या इंडिविजुअल कितने एटम प्रेजेंट हैं उनको बताए, ऐसे फॉर्मूले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि डिफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, वो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे मेरा प्यारा बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, चलिए हम यहां पर कुछ सब्सटेंस लेते हैं और कुछ के एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक, उससे समझने की कोशिश करिएगा। एक हमने एग्जाम्पल लिखा प्यारा बेटा, जैसे हमने लिखा शुगर। अब जो शुगर होता है या शुगर ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, अब शुगर का जो फॉर्मूला है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला है, देखिएगा शुगर का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला है शुगर का। आप कंफ्यूज मत होइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला अलग होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला C6H12O6, कहीं आप इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इन फॉर्मूले को देखूं तो ये फॉर्मूले एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता रहे हैं। जैसे ये फॉर्मूला सीधे सीधे बता रहा है कि कंपाउंड के अंदर जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कार्बन के 6 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम होंगे, ऑक्सीजन के 6 एटम होंगे, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता रहा है। मैं इसकी बात करूं तो ये एग्जैक्ट बता रहा है कितने एटम्स प्रेजेंट है, 12 इसके हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं, ऑक्सीजन के इतने हैं। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड के अंदर
एग्जैक्ट कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको रिप्रेजेंट करे, ऐसे फॉर्मूले को हम जानते हैं किस नाम से? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। क्लियर? जबकि जो सिंपलेस्ट रेशियो बताएं, एक ऐसा फॉर्मूला जो एक सिंपलेस्ट रेशियो केवल मेंशन करता है, उस फॉर्मूले को हम जानते हैं किस नाम से? इंपेरिकल फॉर्मूले के नाम से। जैसे ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता रहा है। इसी में अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, जैसे 6 से सबको डिवाइड कर दो, क्या निकल के आया? CH2O, ये निकल के आया। अब CH2O में देखो हमने पास रेशियो, ये केवल सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब ये केवल ये बता रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है 1:1 और हाइड्रोजन का डबल है। मतलब पूरे फॉर्मूले में जितना कार्बन और ऑक्सीजन है उसका जस्ट डबल कौन है? हाइड्रोजन है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम थोड़ी बता पा रहा है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम तो ये बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। ये केवल सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है कि एटम्स जो है 1:2:1 के रेशियो में क्या है? प्रेजेंट है। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो को मेंशन करता है, ऐसे फॉर्मूले को मैं बोलता हूं इंपेरिकल फॉर्मूला। और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता दे, ऐसे फॉर्मूले को हम जानते हैं किस नाम से? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब मैं कोई भी कंपाउंड बना दूं, जैसे आपके सामने मैंने एक कंपाउंड बनाया, हमने लिख दिया यहां पर एक एग्जांपल लिख बेटा, हमने लिख दिया एक कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाए, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है X2Y4। अब ये कोई भी एक फॉर्मूला है X2Y4। अब किसी ने पूछा कि X2Y4 जो फॉर्मूला है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है? ये कट जाएगा तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना निकलेगा? XY2। इतनी चीज समझ में आ रही है मेरा बच्चा? तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मैं इस क्वेश्चन को पूछूं, मैं कहूं बताओ शुगर का ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मुझे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो क्या ये किसी एक कॉमन नंबर से कट रहा है? नहीं, ये कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये दो तो 11 से कट जाएंगे, लेकिन 12 थोड़ी कटेगा। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही रहेगा और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही रहेगा। अगर एटम्स जो हैं वो उनके जो नंबर हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर से सबके सब नहीं कट रहे हैं, अगर सबके सब कट जा रहे हैं तब तो इंपेरिकल फॉर्मूला बदल जाएगा, जो कटने के बाद आएगा वो आएगा। अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही उस केस में कैसा काम करेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला का काम करेगा। इतनी चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए। बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे मेरा बेटा। जैसे आप एग्जांपल पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में, आपने माना पढ़ लिया इथेन, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा इथेन। अब इथेन का फॉर्मूला क्या होता था? C2H6। ये इथेन का फॉर्मूला क्या होता था? C2H6। तो C2H6 जो इथेन है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो सीधे सीधे ये बताता है कि कार्बन के 2 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 6 एटम होंगे। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता रहा है, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। लेकिन मैं अगर इथेन का क्या लिखने की कोशिश करूं? इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई कहे कि इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो। बताओ इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? किसी कॉमन नंबर से कट रहा है? हाँ, कट जाएगा कॉमन नंबर से। कौन? 2। और सबसे सिंपलेस्ट कितना निकल के आएगा? सबसे सिंपलेस्ट निकल के आएगा CH3। तो ये CH3 जो हो गया ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला इथेन का, और ये जो है ये इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इन एग्जांपल्स को समझा होगा तो उससे उसकी डिफिनेशन तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी। क्या डिफिनेशन निकल के आई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होते हैं ये ऐसे फॉर्मूला है मेरा बच्चा जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट बताते हैं, कि कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट कितने एटम प्रेजेंट है वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ रहा है उस सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में कौन बताता है? इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है। तो मेरे सामने 2 डिफिनेशन क्लियर हुई। कौन कौन सी 2 डिफिनेशन? कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। किसी ने पूछा कि बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी डिफाइंड एज दोज फॉर्मूला व्हिच एक्सप्लेन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कोई पूछे बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे दोज फॉर्मूला व्हिच गिव अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम और एलिमेंट इन द कंपाउंड। जो कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो को एक्सप्लेन करे, ऐसे फॉर्मूले को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मुद्दा उठता है ये कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। अब इसका क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। एक न्यूमेरिकल बन के आएगा, उस न्यूमेरिकल में
एलिमेंट लिख के आएगा, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है। किसी भी कंपाउंड में कहेगा कोई एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड इनसे मिलके बना है, ए से, बी से और सी से। कंपाउंड के अंदर ए का परसेंटेज इतना है, बी का परसेंटेज इतना है और सी का परसेंटेज इतना है। आप बताओ उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, या फिर क्वेश्चन कहेगा बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं 2 से 3 नंबर में। अब इन क्वेश्चन को करने और समझने के लिए मैं सीधे एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जिस एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर दूंगा और आपको फिर चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, तो एक एग्जांपल, इतनी चीज को नोट डाउन करिए और एग्जांपल को लिखिए। देखिए बेटा, आप लोगों के सामने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था ये तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कंपाउंड के अंदर बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है उसको थोड़ा समझिएगा। जब न्यूमेरिकल को करना होगा, उसका एल्गोरिथम जो होगा उसमें आपको एक फ्रेमिंग की जरूरत पड़ती है। फ्रेमिंग से क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। फ्रेमिंग में पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, उनका परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब कितना कितना परसेंटेज एलिमेंट कंपाउंड के अंदर है, उनका एटॉमिक वेट लिखते हैं एंड ये जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं। कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? देखिएगा, क्वेश्चन जानेंगे कैसे, क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलता है कि एक कंपाउंड है, पहले तो ये बोलेगा कि एक कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है। देखो ये पूछ रहा है टू डिटरमाइन, और दे क्या रखा होता है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके बारे में वो बताता है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, कि वो किससे मिलके बना है कंपाउंड। कंपाउंड सोडियम से, सल्फर से और ऑक्सीजन से मिलके बना है। साथ ही साथ में ये भी दे रखा होता है कि जिन एलिमेंट से बना है उनका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कितना परसेंटेज वो है प्रेजेंट कंपाउंड के अंदर। क्लियर है? वैसे मैं एक चीज बताऊं, मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन, इसको निकालना तुम लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा है। और वहां पर होता क्या था कि जिसका भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो एलिमेंट का, वो कितना है उसका मास अपॉन टोटल कंपाउंड का मास इनटू 100। माना क्वेश्चन में अगर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं भी दे रखा है तब भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता करना आना चाहिए, उस एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100 करके। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे पहले ध्यान देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो वर्क होता है, आपको फ्रेमिंग करनी होती है। फ्रेमिंग करने में आपने एक टेबल बना लिया जिससे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से आपके सामने सॉल्व हो जाता है। उसमें क्या क्या दे रखा है पहले उनके बारे में समझ लीजिए। उनमें सबसे पहला कॉलम जो होता है वो किसका होता है, आप एलिमेंट का बनाते हो। पहले आप क्या लिखोगे, एलिमेंट। फिर आपको पता है हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। एलिमेंट में देखो क्या लिखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट से कंपाउंड बना है। ये एलिमेंट कौन कौन से कंपाउंड से बना है, सोडियम से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। उनका सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल Na, गुड। सल्फर का सिंबल S और जो ऑक्सीजन है उसका सिंबल क्या हो गया, O। सबसे पहला काम क्या होता है कि उनका सिंबल लिख दिया। परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा होता है, रख दीजिए, नहीं दे रखा होगा आपको निकालना आना चाहिए। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन देखो कितना कितना दे रखा है, ये देखिए कितना दे रखा है मेरा प्यारा बेटा, 29.11%। ये कितना दे रखा है, 40.51%। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 30.38%। मेरे सामने जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो उन एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है। उनका एटॉमिक वेट आपको याद भी होना चाहिए, अदरवाइज किताब में या जो क्वेश्चन होता है उसमें वैल्यू दे रखी होती है। अब सोडियम का एटॉमिक वेट आपको याद है कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23। आपको पता है कि सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है मेरा प्यारा बेटा, 16। सबका एटॉमिक वेट पता है। नेक्स्ट कॉलम क्या होता है मेरे सामने, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, या तो मैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिखूं या मैं सीधे सीधे क्या लिखूं, एटॉमिक रेशियो, या मैं सीधे सीधे क्या लिखूं, एटॉमिक रेशियो। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम या एटॉमिक रेशियो, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब होता है कि इसका सीधा सा आप फॉर्मूला से याद रखिए कि ये होता क्या है, ये परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट होता है। अब परसेंटेज कंपोजिशन देखो इसका कितना था, सबका इंडिविजुअल निकालिए, सबकी वैल्यू इंडिविजुअल निकालिए। देखिएगा इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना था मेरा बच्चा, 29.11 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इसका कितना है, 23। इसका एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा, परसेंटेज कंपोजिशन
डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। इसका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेगा, एटॉमिक रेशियो, परसेंटेज कंपोजिशन जो भी दे रखा है डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है 16। अब सारी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, सारी वैल्यू सॉल्व करोगे। मैं थोड़ा फास्टली करने के लिए पहले से आपको जो वैल्यू मुझको याद है उस हिसाब से मैं लिख दे रहा हूं। इसकी वैल्यू लगभग 1.26 आएगी, इसकी वैल्यू लगभग 1.26 आएगी, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू लगभग 1.89 के आसपास आएगी, 1.89 के आसपास आएगी। क्लियर? इतनी चीज हो जाने के बाद जब एटॉमिक रेशियो निकल के आ जाए, तो एटॉमिक रेशियो निकल के आ जाने के बाद अगला कॉलम आप लोगों को पता होना चाहिए, दिख भी रहा है, क्या हम लिखते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो बोलिए या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर। अब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर निकालते कैसे हैं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर कैसे निकालते हैं, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जो एटॉमिक रेशियो निकाला है, ध्यान दीजिएगा, बार बार इसको नहीं बता पाऊंगा। जो एटॉमिक रेशियो होता है, देखो उसमें से सबसे स्मॉल वैल्यू किसकी है, सबसे स्मॉल वैल्यू ये दोनों है। जो सबसे स्मॉल हो उस स्मॉल वैल्यू से बाकी सबको डिवाइड करिए, मतलब 1.126 जो है इसको भी स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये 1.26 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई भी एक ले लिया, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, उसको भी 1.26 डिवाइड करेंगे, इसको भी 1.26 से डिवाइड करेंगे। मतलब उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम क्या करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं। क्लियर है? जब सबको डिवाइड कर दिया, यहां पर तो कट के 1 आ गया, यहां पर कितना आ गया 1 आ गया, और लगभग अप्रॉक्स ये 1.5 के आसपास आएगा। अगर ये 1.5 ना आता, फॉर एग्जांपल माना ये वैल्यू कितनी आती 2, एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, अगर वैल्यू 2 आती तब तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सीधा रहता। ये क्या निकल के आ जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, सोडियम के आगे कितना है 1, तो 1 आ गया, सल्फर के आगे कितना है 1 आ गया, ऑक्सीजन के आगे कितना है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आ जाता। लेकिन चूंकि रेशियो अगर होल नंबर में नहीं आ रहा है, अगर रेशियो होल नंबर में नहीं आ रहा है तो आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट वो भी। तो होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दिमाग में ऐसा छोटा सा नंबर लाओ जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये सीधे होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे छोटा नंबर ही यूज करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई फिर सबको करोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये होल नंबर में आ जा रहा है, देखो 3 में कन्वर्ट हो गया। ये नहीं कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कह दो कि वो भी होल नंबर में, क्योंकि सिंपलेस्ट होना चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ये नहीं कि इसी से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई फिर सबसे करना पड़ेगा, तो सबसे मल्टीप्लाई जब करना पड़ेगा तो कहानी ये आ गई 2 2 3। फिर ऐसे केस में ये रेशियो निकलेगा सिंपलेस्ट रेशियो। अब इंपेरिकल फॉर्मूला जो ये आया है यही इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम के आगे देखो कितना है 2, सल्फर के आगे देखो कितना है 2, ऑक्सीजन के आगे कितना है 3। ये सीधा सीधा इसका क्या निकल के आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। आपको याद होना चाहिए, ये फ्रेमिंग याद अगर होगी तो आप आराम से इंपेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन आराम से आपसे के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी मेरा प्यारा बेटा। जब इतनी बात क्लियर हो गई तो चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, ठीक है। देखिए आपके सामने मेरा प्यारा बेटा एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया। देखिएगा यहां पर क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है। मैं तुमको पहले बता दूं कि इंपेरिकल फॉर्मूला का तो तरीका सीख लिया। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता है तो एक बात पहले ये समझ लीजिए कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है तो इसका स्टेप क्या होता है, स्टेप कैसे करते हैं। पहले तो फर्स्ट स्टेप आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा। पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तभी तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ जा सकते हो। मतलब कंपाउंड में भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया हो लेकिन पहले आपको इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला टेबल का यूज करके आप इंपेरिकल फॉर्मूला पहले निकालोगे। अब क्या क्या चीजें बदली जा सकती है, मतलब क्या क्या कहानियों में बदलाव होता है क्वेश्चंस में। एक बात अपने दिमाग में बैठा ले मेरा प्यारा बेटा कि जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है, एक दो बातें दिमाग में बैठा लो कि क्वेश्चन में जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाता है, जब क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
पूछा जाता है तो फिर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर जो वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास ये जो होता है ये क्वेश्चन में मान के चलो गिवन होना चाहिए। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा होगा, मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का जरूर दे रखा होगा, और अगर नहीं दे रखा है इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दे रखा है इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दे रखा है तो समझ जाओ क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे रखा है। आगे चल के एक नए टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेपर डेंसिटी होता क्या है, ठीक है, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन। लेकिन अभी यहां पर क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का नहीं दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा अगर उसने तो मॉलिक्यूलर वेट जरूर दे रखा होगा, और मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ है तो वेपर डेंसिटी कंपाउंड की लिखी होगी। तो उससे मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, एक चीज डायरेक्ट रट लो या याद कर लो कि मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये तो समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। मुद्दा ये होगा कि सर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालूं। एक चीज अपने दिमाग में बैठा ले प्यारा बेटा, क्या दिमाग में बैठाना है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, अगर तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। आप इंपेरिकल फॉर्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे n से, और वो n नंबर होता क्या है, n नंबर होता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मतलब जब इन दो को डिवाइड करोगे तब n आएगा, और n को इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करें, तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा भी दे रहा हूं कि कैसे यूज करेंगे। क्लियर, जैसे क्वेश्चन में कंपाउंड के बारे में मैंने बोला था जिक्र करेगा, किससे मिलके बना है वो बता ही दिया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बता दिया। परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा होता है, नहीं तो फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। देखो परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का इतना है, हाइड्रोजन इतना है, और ऑक्सीजन का कितना है, इतना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। मैंने पहले ही बोला था अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, नहीं दिया है मॉलिक्यूलर मास। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो वेपर डेंसिटी दे रखी होगी। देखो कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दे रखी है, अब वेपर डेंसिटी कंपाउंड की दे रखी है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल ही लोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब चलिए हम आगे यूज कैसे करेंगे, n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, उसके लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक बात तो कंफर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा, और इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए जल्दी से टेबल बना लेते हैं। ठीक, जल्दी से हम लोग टेबल बनाते हैं और इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं जल्दी से। देखिए क्या निकल के आ रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला, देखिएगा। सबसे पहले हम कॉलम्स में, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं मेरा प्यारा बेटा, एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है पता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एलिमेंट के बाद क्या लिखते थे, परसेंटेज कंपोजिशन, जो उनका परसेंटेज कंपोजिशन है। देखो दे रखा है कितना, कार्बन 40% है, ठीक है, वैल्यू रख दिया 40% है, और हाइड्रोजन कितना है 6.7% है, और ऑक्सीजन देखो कितना निकल गया, दे रखा है 53.3%। सबका सम 100 होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। फिर अगला कॉलम क्या होता है, देखो एटॉमिक वेट, सबका एटॉमिक वेट याद भी होना चाहिए, नहीं तो दे भी रखा है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। अगला कॉलम क्या है बताओ बेटा, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, फिर से याद करके बताओ। परसेंटेज को डिवाइड करते हैं किससे, एटॉमिक वेट से। अब परसेंटेज कितना था 40, उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। परसेंटेज कितना था 6.7, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। परसेंटेज कंपोजिशन कितना था 53.3, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करा दो। अब जब तुमने परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक वेट से डिवाइड कराया तो वैल्यू लगभग मैं आपको बता दे रहा हूं कि कितनी आएगी। इसकी वैल्यू लगभग 3.33 आएगी, ठीक। ये तो 6.7 के आसपास दिख ही रहा है, और ये वैल्यू भी लगभग 3.33 के आसपास आएगी। ये अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आ रही है वो मैंने आपको मेंशन कर दी,
मैंने थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए इसको जो वैल्यू आ रही थी वो मैंने देख के बताया आपको। अब ये तो एटॉमिक रेशियो निकल के आ जाता है। अगला चीज तो आप लोग बताओ क्या करते हैं जब एटॉमिक रेशियो आ जाता है, फिर अगला क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, याद होगा ना। तो अगला कॉलम लिख लो। अगला कॉलम क्या होता है, सिंपलेस्ट, अगला कॉलम क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बता मेरा अच्छा क्या करते थे, बताओ। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हम लोग क्या करते थे कि जो सबसे छोटा नंबर है, ये भी छोटा ये भी छोटा, कोई भी ले लो, उससे सबको डिवाइड करते थे। तो सबसे छोटा नंबर ये पकड़ लिया हमने, इससे सबको डिवाइड कर दो। जब सबको डिवाइड कराया तो कितना आया, 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33। इसको भी किससे डिवाइड कराएंगे, 6.7 डिवाइडेड बाई 3.33। इसको भी 3.33 से डिवाइड कराएंगे, सबको डिवाइड करा दिया। मतलब जो सबसे छोटा नंबर पकड़ा है उससे सबको डिवाइड करा दिया। इसको भी डिवाइड करेंगे उसी से, उससे भी सबको डिवाइड किया। ये लगभग लगभग 1 आ गया, ये लगभग लगभग 2 के आसपास आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। अब इतनी चीज निकल के आ गई बेटा। अब अगर 1.5 होता आपको पता हो जाता, और लगभग लगभग अगर 1.4 तब भी उसको 1.5 मान लेंगे, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से चलेंगे। अब चूंकि ये होल नंबर में आ ही गया है तो कोई टेंशन ही नहीं, सीधे सीधे आपको पता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला फिर क्या निकल के आया। अब सीधे सीधे पता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा क्या निकल के आ गया, बताओ। जो नंबर आए उसी को ऐड करते चलो। क्या निकल के आया इंपेरिकल फॉर्मूला, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये देखो क्या आया, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए देखो सिखा रखा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। पहले n निकालोगे। अब n देखो कैसे निकलता है, n निकालने के लिए आप एक काम करोगे, फॉर्मूला देखो क्या है, n निकालने का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या है मेरा प्यारा बच्चा, देखो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट या मास। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो नहीं समझ में आ रहा है, दे भी नहीं रखा है, सीधी सी चीज है, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकल के आ गया ना, अब इस इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास देखो कितना आया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास ये कितना निकल के आया, देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। क्लियर है, पूरा सॉल्व किया तो कितना निकल के आ गया 30। मतलब जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकले उसी के मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोलते हैं। अब क्वेश्चन में देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे रखा है, सिखाया था मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे रखा होगा तो निकालने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर देंगे, और वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना देखो आया 30, सारी वैल्यू रख दो, कितना आया 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है 30, यहाँ इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 30, n की वैल्यू देखो क्या निकला 2। n हमेशा एक इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू ही निकल के आएगी, ठीक। अब बड़ा सिंपल हो गया, सिंपल क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने के लिए कुछ मत करो, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n कितना आया है 2, इंपेरिकल फॉर्मूला देखो क्या था CH2O। अब इसको सबसे 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, आगे नहीं लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन फिर कितने हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, और ये देखो फिर क्या निकल के आ जाएगा मेरा प्यारा बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए n निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला को। इंपेरिकल फॉर्मूला तो पहले निकालना पड़ेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, टेबल का यूज करके, और n कैसे निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलता है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला था उसका मास, और मॉलिक्यूलर वेट ये दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो वेपर डेंसिटी 2 इंटू वेपर डेंसिटी लगा दो। क्लियर है, इस क्वेश्चन से लगभग चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो एक एक चीज को प्रॉपर्ली ईमानदारी से समझो, ठीक मेरा बच्चा। देखो कभी कभी कुछ लैंग्वेज में बदलाव करता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको सिखा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझो एक्स्ट्रा में। कभी कभी जैसे उसने एक न्यूमेरिकल दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछा, उसने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, लेकिन कुछ लाइन बोल देगा। जैसे उसने बोला कि कंपाउंड के अंदर जितने हाइड्रोजन हैं, सुनिएगा,
कंपाउंड के अंदर जितने हाइड्रोजन हैं वो सब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बना रहे हैं। मैं तुमको बता दूं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी बता दूं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब फॉर्मूले के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल डायरेक्टली जुड़े हैं। जैसे कॉपर सल्फेट देखो, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4.5H2O, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो ये 5 क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फेरस सल्फेट देखो, FeSO4.7H2O, कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 7, तो यहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7, ऊपर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5। कितने वाटर के मॉलिक्यूल कंपाउंड में डायरेक्टली जुड़े हैं। तो लैंग्वेज में कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर दिया, तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं सब कुछ बिल्कुल वैसे ही करेंगे। माना क्वेश्चन में तुमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे, जैसे मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करके बता रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये निकल के आ गया, बस आंसर को थोड़ा सुधार दोगे। आंसर क्या सुधारोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में तुमने क्या देखा, कह रहा है कि जितने भी हाइड्रोजन है, ऑल जितने भी हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन कितने हैं फॉर्मूले में, 10 से कितने वाटर बनेंगे, 5 ही तो वाटर बनेंगे। 10 हाइड्रोजन से कितने वाटर बनेंगे, 5 बनेंगे। तो बस फॉर्मूले को ऐसे सुधार के लिखना है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल इस 10 हाइड्रोजन से बन जाएंगे। तो इस ये फॉर्मूला फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये ना हो कि क्या निकलेगा, Na2 तो वैसे ही है, H2 तो ऐसे ही है, और हाइड्रोजन सारे के सारे क्या हो गए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O। ऑक्सीजन कितने थे, 8, लेकिन 5 तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में चले गए, तो 3 ही बचे। तो ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज होके कभी कभी लिखने की जरूरत तुम्हें पड़ जाती है। मतलब क्वेश्चन में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर दे रखा है कि इतने मॉलिक्यूल हैं, तो उनको अलग सेपरेट करके तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस तुम जितना ज्यादा 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, कठिन टॉपिक नहीं है। आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है, आराम से 2 से 3 नंबर का ये टॉपिक आप आराम से कवर अप कर सकते हो बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।